नमस्कार दोस्तों। देखिए, छत्तीसगढ़ के भूगोल में आज हम लोग छत्तीसगढ़ का पर्वत वाला हिस्सा देखेंगे। छत्तीसगढ़ के पर्वतों वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग बुक्स देखते होंगे तो छत्तीसगढ़ में बुक्स में कैसा टाइप का दिया है कि कौन से ज़िले में कौन सा पर्वत है। मैं आप लोगों को वो पर्वत से संबंधित जितने भी विशेषताएँ हैं और जो नदियों का उद्गम हुआ है, जिस पर्वत से, नदियां कहाँ से उद्गम होता है? पर्वत से। तो जब आप पर्वत पढ़ रहे हैं तो पर्वत के साथ आपको नदियों का उद्गम भी आप लोगों को बताते हुए चलूंगा, जिससे आप लोगों को जब अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो नदियों का जो उद्गम है मैक्सिमम पूरा याद हो जाए रहेगा। ठीक है, तो अपन लोग थोड़ा सा अलग पैटर्न से पढ़ते हुए चलेंगे कि नदियों का उद्गम और पहाड़ों की जितनी भी विशेषताएं हैं मैं आप लोगों को सब जो है वो पर्वतों के साथ साथ बताते हुए चलूंगा। तो जो ये वाला हिस्सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें 2 से 3 वीडियो आएंगे जो छत्तीसगढ़ के जितने भी पर्वत हैं वो हम लोग कवर कर लेंगे 2 से 3 वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग जुड़े ही रहिए हमसे और मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। आप लोगों का इस टॉपिक से, पर्वतों वाले हिस्से से कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा। जितने भी पेपर का तैयारी कर रहे हैं, व्यापम और पीएससी, एसआई भर्ती, पटवारी और हॉस्टल वार्डन वाले, वो जितने भी लोग पढ़ रहे हैं उनके सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो हम लोग आज से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो और आप लोगों ने छत्तीसगढ़ का भूगोल का जो बाकी हिस्सा है, मिट्टी, जलवायु और जो बाकी वाला हिस्सा है भूगर्भिक संरचना वाला, चट्टान वाला, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अगर आप लोग हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, वो भी ज्वाइन करिए, आप अपडेट आपको वो सब चीज़ों का मिलता रहेगा उसमें। ठीक, तो आई होप आप सबको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा प्रयास आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग का रिस्पॉन्स क्या है, आप लोगों को कैसा लग रहा है। और कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के पर्वत, सबसे पहला देखते हैं अपन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैमूर पर्वत। जितने भी लोग अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हैं वो मैप अगर नहीं लगाए हैं दीवार पे तो दीवार पे एक मैप लगाइए, छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, छत्तीसगढ़ का पॉलिटिकल मैप लगाइए। ठीक है, तो उसमें आप लोग को, और जब आप सुबह सो के उठते हैं तो सबसे पहले वो मैप देखिए, तो धीरे धीरे करके जो जिलों की अवस्थिति है, स्थिति है, कौन सा जिला कहाँ पे है, वो आप लोग को सबको याद होता चलेगा। ठीक है, तो आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा, कौन सा जिला कहाँ पे है याद रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कैमूर पर्वत। तो कैमूर पर्वत को देखने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि चांग भगार की पहाड़ी देखनी पड़ेगी सबसे पहले, क्योंकि चांग भगार की पहाड़ी का ही एक हिस्सा है कैमूर का पर्वत। तो चांग भगार की पहाड़ी का विस्तार कहाँ कहाँ है? यहाँ पर विस्तार लिखा हुआ नहीं, कैमूर के पर्वत का विस्तार नहीं लिखा हूँ, यहाँ पर विस्तार चांग भगार की पहाड़ी का लिखा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। चांग भगार की पहाड़ी का विस्तार लिखा हुआ है ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ये जितने 4 जिले हैं वहाँ पर है आपका चांग भगार की पहाड़ी का विस्तार। ये लंबा पट्टी बनाया हूँ, दिख रहा होगा आपको। इसी चांग भगार की पहाड़ी का एक हिस्सा है कैमूर पर्वत, यहाँ पर दिखा है, एक हिस्सा है कैमूर पर्वत। चांग भगार की पहाड़ी का ही एक पार्ट है कैमूर पर्वत, जो कि कहाँ है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया जिला में है। और इसी कैमूर के पर्वत से निकला हुआ है, कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? हसदेव नदी का। हसदेव नदी का कैमूर के पर्वत कौन सी पहाड़ी का हिस्सा है? चांग भगार की पहाड़ी का हिस्सा है। चांग भगार की पहाड़ी का हिस्सा कैमूर पर्वत है और कैमूर पर्वत से हसदेव नदी का उद्गम हुआ है। इसी हसदेव नदी यहाँ पर से निकल के कोरबा जिले में जाती है और कोरबा में कौन सा बांध बनाती है? हसदेव बांगो बांध बनाती है। हसदेव बांगो बांध कौन सी नदी पर बनता है? हसदेव नदी पर। हसदेव नदी का जल रोककर हसदेव बांगो बांध बनाया गया है और एक मिनी माता परियोजना वहाँ पर चलाई जा रही है जो कि सिंचाई के लिए है। ठीक है, सिंचाई से संबंधित परियोजना है जिसका नाम है मिनी माता परियोजना, जो हसदेव नदी पर कोरबा जिले में हसदेव बांगो बांध बनाकर इस परियोजना को चलाया जा रहा है, मिनी माता परियोजना। मिनी माता नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि मिनी माता जो थी वो छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी। ये नोट करके लिख लेना आप लोग। मिनी माता कौन थी? छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी। इसके अलावा मिनी माता परियोजना जो है वो छत्तीसगढ़ की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब बहुत सारे उद्देश्य के लिए जो परियोजनाएं होती हैं, मतलब सिंचाई के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जो यूज़ होता है। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुत सारा इसका काम लिया जाता है। बेसिकली कोरबा जिला, जांजगीर चांपा जिला, रायगढ़ जिला, इन तीनों जिले में इस परियोजना से सिंचाई जो है वो विकसित किया गया है। जब मैं आपको सिंचाई वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बांध बना है हसदेव बांगो बांध, वो 87 सेंटीमीटर ऊंचा है। ये जो हसदेव बांगो बांध है वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया है। मतलब क्या? जल विद्युत परियोजना। मतलब इस पानी को टरबाइन में भेजा जाता है और टरबाइन से क्या बनाया जाता है? विद्युत का निर्माण किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर
87 सेंटीमीटर ऊंचा ये बांध है, वो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। 87 मीटर इसका हाइट है और 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। 40 मेगावाट के 3 टरबाइन लगाए गए हैं। तो टोटल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी हो गई यहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी कितना जनरेट किया जाता है, 120 मेगावाट। तो ये भी याद रखना। इसके अलावा एक चीज़ आप लोग को और याद रखना है, ये जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ से इधर क्या लगा हुआ है, मध्य प्रदेश लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में 3 पर्वत श्रेणी हैं, विंध्याचल, सतपुड़ा। तो विंध्याचल पर्वत जो श्रेणी है और यहाँ पर सतपुड़ा है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी जब इधर बढ़ती है तो ये उसी कैमूर पर्वत जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ये एक बार व्यापम के एग्जाम में पूछ चुका है, इसको याद रखना इस फैक्ट को कि ये जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। जबकि जो मैकल पर्वत श्रेणी मैं आपको बताने जा रहा हूँ और उसके बाद जो रामगढ़ पर्वत श्रेणी बताऊंगा वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नीचे है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। वो दोनों पहाड़ सतपुड़ा पर्वत का है, लेकिन कैमूर पर्वत के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो कैमूर पर्वत श्रृंखला जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है, कैमूर पर्वत से इतना चीज़ याद रखो, जो भी क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। अब अपन देखते हैं, अच्छा इसको याद रखना, ये एक माचाडोली नामक स्थान पर है। माचाडोली, जो हसदो बांगो बांध बनाया गया है वो माचाडोली नामक स्थान पर है और यहाँ पर जो है वो 1967 में स्थापित किया गया है ये। ठीक है, ये भी याद रखना। दूसरा देखते हैं अपन रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी जो है वो कौन से जिले में है, सरगुजा जिले में। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अच्छा, इसको एक चीज़ और याद रखना, चांग भगार की पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, देवगढ़ की चोटी। देवगढ़ की चोटी का हाइट है 1033 मीटर, जो कोरिया जिले में स्थित है। कोरिया, देवगढ़ की चोटी 1033 मीटर हाइट है, चांग भगार की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसको याद रखना। अब अपन देखते हैं रामगढ़ की पहाड़ी। यह पे सरगुजा है यहाँ पर, तो यहीं पे है सरगुजा में, यहाँ पर सरगुजा है, तो ये रामगढ़ की पहाड़ी। इसका कौन से जिले में, सरगुजा जिला में। और ये कौन सी श्रेणी का हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। सतपुड़ा इधर आके क्या बना है, रामगढ़ की पहाड़ी का जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इसको 3 पार्ट पढ़ने हैं, इस पे 3 गुफाएं पढ़नी है हम लोग को बेसिकली। तो ये 3 गुफा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने अपने में इसकी अलग अलग विशेषताएं हैं जो हम लोग अभी पढ़ते हुए चलेंगे। तो ये जो गुफा है उसको आप अलग से अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिए। तीनों गुफाओं के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है, बहुत सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछते रहता है। 3 गुफाएँ हैं। पहला गुफा सीता बेंगरा की गुफा, दूसरा गुफा जोगी मारा की गुफा, तीसरा गुफा लक्ष्मण बेंगरा की गुफा। इसमें 3 गुफाएं हैं, तीनों को हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। सीता बेंगरा गुफा से संबंधित एक चीज आपको याद रखना है, विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य मिले हैं। सीता बेंगरा गुफा में लिखो, विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य मिले हैं। इसके मतलब क्या है, वर्ल्ड का सबसे पुराना नाटक का स्कूल। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे पुराना जो थिएटर रहता है, नाटक का थिएटर रहता है, मुंबई में आप लोग बहुत सारा जानते होंगे। तो थिएटर जो है वो सबसे पहले पुराना कौन सा है, नाट्यशाला, मतलब नाटक का स्कूल जहाँ सिखाया जाता था नाटक, सीता बेंगरा गुफा में मिला है, उसके साक्ष्य मिले हैं पूरे वर्ल्ड के, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज़ याद रखना आप लोग। उसके बाद जोगी मारा गुफा। ठीक है, तो जोगी मारा गुफा में है ना, जोगी मारा गुफा से संबंधित आप लोग को क्या याद रखना है, जोगी मारा गुफा में सुतानुका नर्तिका व देवदत्त नर्तक, मतलब ये जो थी सुतानुका जो थी वो फीमेल डांसर थी और जो देवदत्त था वो मेल डांसर था, दोनों ही डांसर थे। तो सुतानुका नर्तिका और देवदत्त नर्तक, इन दोनों के प्रेम गाथा का वर्णन है। कहाँ, जोगी मारा गुफा में। वहाँ पर शैल चित्र बने हुए हैं, पत्थर पे चित्र बने हुए हैं, जिसमें दोनों के ही मतलब चित्रांकन किया गया है, दोनों को नृत्य करते हुए, और दोनों की जो प्रेम गाथा थी है ना, लव स्टोरी थी, उसका चित्रांकन यहाँ पर किया गया है जोगी मारा की गुफाओं के पत्थरों में। तो सुतानुका नर्तक और देवदत्त नर्तिका के प्रेम गाथा का यहाँ पर वर्णन है जोगी मारा गुफा में, ये चीज़ याद रखना। और जोगी मारा गुफा से और क्या मिला है, तो अशोक के लेख मिले हैं। अशोक जो थे वो इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि मौर्यकालीन शासक थे। अशोक कौन थे, मौर्यकालीन बहुत प्रसिद्ध शासक थे। अशोक जो थे वो, इनकी धम्म नीति बहुत प्रचलित है,
धम्म नीति मतलब अहिंसा, दया और दान। जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। अभी ध्यान रखिए कि अशोक के लेख जो है वो कहाँ मिले हैं, जोगीमारा गुफा से प्राप्त हुए हैं। मतलब मौर्य काल के साक्ष्य जो हैं वो छत्तीसगढ़ से मिले हैं। मौर्य काल का जो प्रूफ है वो छत्तीसगढ़ से मिला है। अशोक के लेख यहाँ से मिले हैं। ठीक है, मतलब इससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ जो था वो कभी मौर्य शासन के अधीन रहा है, उस मौर्य शासन के अंडर में छत्तीसगढ़ रहा है। अशोक के लेख मिले हैं जिनकी भाषा है पाली भाषा, जैसे कि पाली भाषा, और लिपि मतलब लिखने का जो तरीका है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। वो लेख ये लिखा हुआ मिला है पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना, अशोक के लेख इसको पूछ चुका है। वाकटक वंशी शासक, यहाँ पर क्षेत्रीय राजवंश थे, कई सारे क्षेत्रीय राजवंश थे छत्तीसगढ़ में। जब आप छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि कई सारे क्षेत्रीय राजवंश थे। उनमें से एक राजवंश था वाकटक वंश, मतलब एक वंश था, बहुत सारे शासक थे उसमें। तो वाकटक वंश के एक शासक हुए प्रवरसेन। तो जब प्रवरसेन शासक बने तो प्रवरसेन के शासनकाल में कालिदास, जो एक प्रसिद्ध कवि हैं भारत के, जो प्रसिद्ध कवि थे भारत के, कालिदास छत्तीसगढ़ आए थे जब प्रवरसेन जब थे यहाँ के राजा थे तब। और कालिदास ने इसी जोगीमारा की गुफा में रामगढ़ की पहाड़ी में बैठकर मेघदूत नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। उस मेघदूत नामक ग्रंथ में मेघदूत नामक ग्रंथ की रचना की थी। कालिदास जो थे वो बहुत बड़े, बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे कवि थे। तो कालिदास जो थे मेघदूत की रचना किए थे, अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूत की यहाँ रचना किए थे। और इस मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण, मतलब उसको ट्रांसलेट किया गया है छत्तीसगढ़ी में। किसने ट्रांसलेट किया है? छत्तीसगढ़ के बहुत फेमस पोएट, बहुत फेमस कवि और राइटर मुकुटधर पांडे ने इस मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किया है, मतलब इसको छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट किया है। ये भी चीज़ आप लोग याद रखना। ठीक है, इसके अलावा जोगीमारा गुफा में चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, इसको व्यापम में एक बार पूछा है कि यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, पत्थरों पर चित्र बने हुए हैं, इसका मतलब क्या है? ये चित्रकला से संबंधित है। सिंपल है, 2000 वर्ष पुराना है ये, है ना। देवदीन नामक व्यक्ति ने इस गुफा में चित्रों का निर्माण किया था जो 2000 साल पुराने हैं। तो जोगीमारा गुफा कितने वर्ष पुरानी है बोलेगा तो 2000 साल पुरानी है। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके अलावा एक गुफा है लक्ष्मण बेंगरा गुफा, उससे संबंधित कोई फैक्ट नहीं है, उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सीता बेंगरा और जोगीमारा की गुफा में आप लोग डिटेल में याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। समझ गए? रामगढ़ की पहाड़ी में इतना चीज़ याद रखना। तीसरा है मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी को मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर बनाकर। ये है आपका मैकल पर्वत श्रेणी। यहाँ पर गौरेला पेंड्रा मरवाही, उसके बाद मुंगेली जिला, उसके बाद कवर्धा जिला और उसके बाद राजनांदगांव जिला। तो 4 जिले में इसका विस्तार है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। गौरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली जिला, कवर्धा जिला और राजनांदगांव जिला, 4 जिले में इसका विस्तार है। जिसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? कवर्धा जिला। ये पूछ चुका है एक बार क्वेश्चन। सर्वाधिक विस्तार मैकल पर्वत श्रेणी का कहाँ है? कवर्धा जिला। इसके अलावा जो मैकल पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। पूर्व से पश्चिम की ओर ढाल का मतलब आप देख रहे हैं, ये ऐसा है, तिरछा है ऐसा, तो पूर्व से पश्चिम की ओर इसका ढाल है, इधर से इधर की ओर, इसलिए इसको ढाल लिखा हूँ पूर्व से पश्चिम की ओर। अब यहाँ पर राजनांदगांव में जब मैकल पर्वत श्रृंखला आता है तो यहाँ पर डोंगरगढ़ है, डोंगरगढ़ की पहाड़ी। तो डोंगरगढ़ की पहाड़ी का 2 हिस्सा है। डोंगरगढ़ में जो डोंगरगढ़ एक शहर है। डोंगरगढ़ में 2 पहाड़ी है, एक चितवा डोंगरी की पहाड़ी, एक प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। ठीक है, तो चितवा डोंगरी की पहाड़ी में आप लोग को ये याद रखना है कि जो बमलेश्वरी मंदिर बने हुए हैं, आप लोग बहुत लोग गए होंगे, 2 बार यहाँ पर मेला लगता है, एक चैत्र नवरात्रि में और एक कुंवार नवरात्रि में। अभी चैत्र नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, वहाँ मेला लगेगा। ठीक है, तो बहुत फेमस देवी का मंदिर है यहाँ, बमलेश्वरी देवी का। तो चितवा डोंगरी पहाड़ी में बमलेश्वरी मंदिर का निर्माण हुआ है। वो कौन सी पहाड़ी में हुआ है बोलेगा तो चितवा डोंगरी पहाड़ी में। और इस बमलेश्वरी मंदिर का निर्माण राजा वीरसेन ने करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है आपको। बमलेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा वीरसेन जो हुए थे उन्होंने करवाया था। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा क्या है? प्रज्ञागिरी पर्वत। प्रज्ञागिरी पर्वत वहीं पर है डोंगरगढ़ में, आप जाएंगे तो देखेंगे 30 फीट ऊंची महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है वहां पर, जो समाधि स्थिति में है। तो 3 चीजें याद रखना है। एक, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कहाँ स्थित है? प्रज्ञागिरी पर्वत पर। कितने फीट ऊंची है? 30 फीट ऊंची है। किस अवस्था में बैठे हुए हैं महात्मा बुद्ध जो है वो? समाधि अवस्था में बैठे हुए हैं, खड़े अवस्था में नहीं है, पूछ चुका है, ऑप्शन में देता है। समाधि अवस्था में उनकी वहाँ पर मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैकल पर्वत श्रेणी में याद रखना है। मैकल पर्वत श्रेणी से संबंधित अभी और भी चीज़ें हैं जो कवर्धा या आपका मुंगेली में पेंड्रा, या आपका जो पेंड्रा का पठार है,
और भी मुंगेली जिला में ये चीज़ें हैं, वो चीज़ को हम लोग मैकल पर्वत श्रेणी का हिस्सा जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके अलावा जो दक्षिण छत्तीसगढ़ में जो हिस्सा है, आरी डोंगरी का पहाड़ी है, बेलाडीला का पहाड़ी है, वो भी हम लोग धीरे धीरे करके कवर करेंगे। अभी मैंने इस वीडियो में आपको 3 पहाड़ कवर करवाए हैं, उसको आप लोग अच्छे से नोट करिए और अच्छे से नोट करते हुए उसको ध्यान देते पढ़ते हुए चलिए, साथ साथ आप लोग को याद होता जाएगा और आप लोग को तैयारी अच्छी होती जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इससे बाद का जो पहाड़ है वो सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।